प्रधानमंत्री का मंत्र संवाद से हो संघर्ष का समाधान। और इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं ORF के। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा अनुज गुप्ता जी हैं जो कि MD हैं पावर ग्रुप एशिया के और एनर्जी मामलों के जानकार हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री का राज्यसभा में आज और कल लोकसभा में बयान, और अब से कुछ देर पहले इस घटनाक्रम में जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से टेलीफोन पे बात करते हैं, सब जगह संवाद से समाधान, शांति स्थापना पे जोर नजर आ रहा है। ये भारत की नीति हमेशा से रही है और मौजूदा संघर्ष में यही एक लगातार प्रयास जारी है। पंत जी। जी, भारत की तरफ से मुझे लगता है ये एक कोशिश बार बार रही है कि संवाद के जो चैनल्स हैं वो बंद ना हो, और इसी संदर्भ में भारत ने अपने चैनल सबके साथ खुले रखे हुए हैं। और भारत ये अपेक्षा भी करता है कि जो भी प्रोटैगनिस्ट्स हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के, वो एक दूसरे के साथ संवाद कम से कम जारी रखेंगे। और मुझे लगता है उसी कड़ी में हमको ये जो पिछले 48 घंटों में जो हुआ है उसको समझना चाहिए, क्योंकि ये एक जो ट्रंप ने एक कोशिश करी है, राष्ट्रपति ट्रंप ने, कि वो संवाद को किस तरह से आगे ले जाते हैं, क्योंकि एक गतिरोध बना हुआ है, फंडामेंटल एक चैलेंज है। दोनों साइड्स डीएस्केलेट नहीं कर रहे थे, तो कहीं पर अगर एक युद्ध विराम की स्थिति बनती है या एक तरह से स्टेबिलिटी आती है मिलिट्री एक्सरसाइजेस में, तो उसका इस्तेमाल करके वार्ता की शुरुआत की जा सकती है, ऐसा समझा जा सकता है उनकी पहल से। अब उसमें कई पेच हैं जिसकी आपकी रिपोर्ट ने भी जिक्र किया, लेकिन मुझे लगता है भारत का जो मूल मंत्र रहा है कि कोई भी युद्ध हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें जब तक संवाद के लिए एजेंसी नहीं होगी, संवाद जारी नहीं होगा, संवाद चलेगा नहीं, तब तक किसी भी प्रकार का समाधान नहीं आएगा। ये हमने देखा कि भारत ने जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था उसमें भी कहा था, मध्य पूर्व में जो चल रहा है उसमें भी भारत ने लगातार इस बात को जारी रखा है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने जो डोनाल्ड ट्रंप से बात करी है, वहाँ भी इसी बात का उल्लेख किया होगा। और जो प्रधानमंत्री की कोशिश ईरान के साथ और इजराइल के साथ अपने संबंधों को लेकर, भारत के संबंधों को लेकर है, वहाँ भी इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री लगातार करते रहे। तो मुझे लगता है भारत की अपनी तरफ से ये डिप्लोमेटिक आउटरीच लगातार चल रही है और चलती भी रहेगी जब तक कोई समाधान निकल कर नहीं आएगा। बिल्कुल, तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुखों से प्रधानमंत्री का लगातार संवाद का सिलसिला भी जारी है। अनुज गुप्ता जी, क्योंकि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें तो हम दुनिया में देखें तो बहुत से ऐसे देश हैं, 80-85 ऐसे देश हैं जहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं। उन्होंने तमाम मेजर्स उठाए हैं जहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपनी ईंधन को कम इस्तेमाल किया जाए। भारत अभी मौजूदा संकट के समय बहुत हद तक इन प्रकार की समस्याओं से बचा हुआ है, या कह सकते हैं अछूता। उसका एक बड़ा कारण क्या आप देखते हैं कि बीते एक दशक में हमारी जो एनर्जी पॉलिसीज रही हैं, जिसमें हमने अपने आप के एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई किया है और हमने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाए, क्या ये बड़े फायदेमंद साबित हुए हमारे लिए? अनुज जी। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत होऊंगा। और अगर मैं एक लाइन में इस विषय पे बोलूं तो मैं कहूंगा, दुनिया में हाहाकार और भारत में मजबूत सरकार। और यही चीज भारत सरकार ने दिखाई है इस संकट पे। संकट बहुत भारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये पूरी दुनिया में ही हम देख रहे हैं। लेकिन सरकार ने बड़े ही प्रोएक्टिव तरीके से काम किया है, रिएक्टिव तरीके से काम नहीं किया है। जिस तरीके से आप देखेंगे, रविवार को प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग करी, पूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और कई मंत्रियों और ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करी। हर सेक्टर में क्या प्लान है इंडिया का, किस तरीके से वो डील करेगा अलग अलग प्रॉब्लम्स को, वो पूरा चार्ट आउट किया गया। और जैसे आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी आज बोला कि हम डिपेंडेंट नहीं है, हम डाइवर्सिफाइड है। हमारे अगर हम देखें कच्चे तेल के निर्यात को, तो हम 27 देशों से निर्यात कर रहे थे 2014 में, और आज हम 41 कंट्री से, 41 देशों से निर्यात कर रहे हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज हमने कर दिया है। और बहुत सारे हमारे को नए नए सोर्स मिले हैं। हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, जो ऑयल रिजर्व्स है भारत के अंदर, उससे हमें सेफ्टी मिल रही है। हम कई दिनों तक हम अपने भारत की रिक्वायरमेंट को उनसे मीट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स पूरी दुनिया से हम तेल खरीद रहे हैं। हमारे किसानों को बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। हमारे फर्टिलाइजर के स्टॉक काफी है, हम फर्टिलाइजर के लिए और नए नए सोर्सेज देख रहे हैं।
तो एनर्जी के हिसाब से मेरे ख्याल से किसानों जी। को कोई भी इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज जो सरकार ने बड़े ध्यान से कई सालों से करी है वो है हमारी एनर्जी का ट्रांजिशन। हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसको जो एनर्जी मिल रही है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया दो तरीके से, दो बड़े तरीकों से। जी। एक, हमने कहा कि हम ऑयल की जगह इथेनॉल का यूज करेंगे। हमने किसानों को प्रोत्साहन दिया कि आप किसान अलग अलग क्रॉप्स उगाएं और उनसे इंडिया के अंदर ही क्या हम इथेनॉल जी बना अनुज जी। सकते हैं, वो इथेनॉल जा रहा है। तो इस जी। तरीके से सरकार ने हर एरिया पे काम किया है और उससे हम काफी सारे सेल्फ रिलायंस के तरीकों से हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल प्रोफेसर पंत जी, क्योंकि हमने देखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में किस प्रकार का संघर्ष है, वहां से वाणिज्यिक वाहनों का गुजरना बड़ा मुश्किल है। बावजूद उसके भारत की एक कूटनीतिक पहल ही रही है कि 3 जहाज हमारे पहले आ चुके हैं, 2 इस वक्त हॉर्मूज के रास्ते से गुजर के अब भारत पहुंचने वाले हैं। ये भी हमारी डिप्लोमेसी कहा जाए, कूटनीति के लिहाज से कहा जाए, किस प्रकार की एक रणनीतिक जीत या पहल कही जा सकती है प्रोफेसर पंत? जी बिल्कुल, मुझे लगता है, देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की जो समस्या है वो वैश्विक समस्या है। उसमें सभी देश बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं और भारत ने इसको दो तरह से हैंडल करने की कोशिश करी। एक तो भारत ने स्पष्ट तरीके से ये कहा कि इस तरह का डिसरप्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में अस्वीकार्य है, कि आपके पास कितनी भी क्षमता हो, अगर आप उस वहाँ पर अगर आपका कंट्रोल है, तो आप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को डिसरप्ट नहीं कर सकते। और ये बात भारत सरकार ने एक पब्लिक तौर पर कही है और ईरान को डायरेक्टली बोली है। जो हमारे जो एम्बेसडर हैं जो वहाँ पर इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर ये बात भारत ने स्पष्ट तरीके से रखी। दूसरा, भारत ने लगातार संवाद जारी रखा ईरान के साथ, कि ईरान के साथ जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं वो लगातार बनाए रखे गए हैं। और उसका एक फ़ायदा मुझे लगता है हमको इसमें नज़र आया कि जो हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जो हमको टारगेट ना किया जाए, हमको सेफ पैसेज दिया जाए और हमारे जो एसेट्स हैं उनको सेफ पैसेज देकर उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो मुझे लगता है वो जो एक कम्युनिकेशन भारत ने बनाए रखा और अपनी बायलैटरल जो एक हमारी रिक्वायरमेंट है उसको साधने की कोशिश करी, पर उसके साथ साथ एक बड़ा ग्लोबल पॉइंट, एक ग्लोबल नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी कि इस तरह का डिस्ट्रप्शन अगर होगा तो इससे दुनिया को नुकसान होगा। और मुझे लगता है उसमें बहुत सारे देश भारत के साथ जुड़ने को भी तैयार हैं कि, और भारत ने आउटरीच भी इस विषय पर ग्लोबली करी हुई है। तो मुझे लगता है दोनों तरफ से भारत इसको साधने की कोशिश कर रहा है। ये एक ग्लोबल इशू है, एक वैश्विक मुद्दा है जिसमें सारे दुनिया के देश चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो भी डिस्ट्रप्शन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में वो खत्म हो। और दूसरी तरफ भारत का बायलैटरल जो हित है ईरान के साथ, उसको साधने की कोशिश है कि कम से कम वहां से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है भारत की उसको जी डिस्टर्ब किया जाए। बिल्कुल अनुज जी, क्योंकि आप बात हम पॉलिसी की कर रहे थे, एनर्जी को लेकर हमने किस प्रकार से लगातार बीते एक दशक में काम किया, प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया। आप एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे थे, आज हम उसमें 20% तक पहुंच गए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में हमने बहुत तेजी से काम किया और मौजूदा संघर्ष के संकट के समय हमारी रिफाइनरीज 40% ज़्यादा तक प्री 28 फरवरी की सिचुएशन से इस समय प्रोडक्शन कर रही हैं। हमारी कैपेबिलिटीज को लेकर आपको लगता है कि हम एक बहुत मजबूत आधार पे खड़े हैं, शायद इसलिए हमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं, भले ही एक संकट है उसके बावजूद भी? देखिए, इसमें पूरे विश्व में तो चिंता का माहौल है। मैं कहूँगा कि एक संकट का दौर है भारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार तैयार और जिम्मेदारी हमारी, तो हम में से हर एक को जिम्मेदार बनना पड़ेगा अगर इस वैश्विक संकट को फेस करना है। और हमारे एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो घर पे एनर्जी कंजम्पशन हो रही है, क्या हम अपने घर की लाइटें कम जला सकते हैं? क्या हम ईंधन की लागत कम कर सकते हैं? क्या हम सब लोग साथ में आके मिलके घर से काम कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू काम कर सकते हैं, ये बजाय इसके कि हम ट्रैवल करें लंबे लंबे डिस्टेंस पे? तो मेरे ख्याल से सरकार का तो दायित्व है ही है, लेकिन दायित्व हम सब लोगों का है कि क्या हम सोलर यूज कर सकते हैं,
क्या हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग एलपीजी अलग अलग दूसरे दूसरे ईंधन यूज कर सकते हैं। तो अगर जिस तरह कोविड में पूरा देश एक साथ आया था और जी। प्रधानमंत्री ने इस बारे में बोला भी कि जिस तरह पूरे देश में एक तरह से एकता का माहौल था कोविड के टाइम, वैसा ही माहौल मेरे ख्याल से अब हमारे को जरूरत है कि हम सचेत रहे, हम एकजुट रहे, और जहां पे हमें दिख रहा है कि काला बाजारी हो रही है, जहां पे कुछ इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज आ रहे हैं, हम उनको देख के इमीडिएटली जो रेलिवेंट अथॉरिटीज है उनको इन्फॉर्म करें और एनर्जी सेक्टर में अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को यूज करें। जी बिल्कुल। प्रोफेसर पंत, एक बहुत छोटा सा जवाब, क्योंकि इस वक्त के संघर्ष में भारत सभी पक्षों से जो आपस में संघर्षरत हैं उनके साथ संवाद कर रहा है, ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी के एक बड़े पहलू को दर्शाता है। छोटा सा जवाब प्रोफेसर पंत। जी बिल्कुल, मुझे लगता है हम लोग कभी कभी इस बात को भूल जाते हैं कि जब इस तरह की मल्टी अलाइंड पोस्चर होता है किसी भी देश का, तो उसको किस तरह से फ़ायदे होते हैं। जैसा अभी हम जिक्र कर रहे थे, ईरान के साथ हमारा कम्युनिकेशन है तो हम सेफ पैसेज दिला पा रहे हैं। जी। उसी तरह हमारे जो रिलेशनशिप इजराइल और अरब खाड़ी के अरब देशों के साथ है, उसके साथ मिलकर हम अपनी डायस्पोरा को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। हम बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट्स उनको हम संजो पा रहे हैं। तो कहीं पर ये एक मुद्दा सिर्फ बैलेंसिंग का नहीं होता, जिसको कई बार लोग कहते हैं ये सिर्फ पैसिव बैलेंसिंग है। ये एक्टिव स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग होती है, उसमें आपको हर तरफ से फायदा होता है। और ये जब आप रशिया यूक्रेन से देखें और अभी आप इस युद्ध को देखें, तो भारत का ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहा है कि हम सभी के साथ संवाद रखते हैं, हम सभी के जी। साथ चैनल कम्युनिकेशन ओपन रखते हैं, उसका फायदा भारत की विदेश नीति को मिलता है। बिल्कुल, हमारा पक्ष हमेशा से तय है कि हम शांति के साथ खड़े हुए हैं और संवाद से उस समाधान की ओर बढ़ने की बात लगातार कह रहे हैं। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस